एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और शुरुआत करते हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब और भयावह रूप ले चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसने सदी के मौसम में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। अब यह हमला सिर्फ बुनियादी ढांचे पर नहीं बल्कि मानवता पर भी प्रहार है। देखिए, इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की सरकार का कहना है कि रूसी नागरिकों को ठंडी सर्दियों में हीटिंग और बिजली से वंचित करना चाहता है। क्या ये युद्ध जो चल रहा है रास्ता दोनों देशों को विनाश की ओर ले जाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल की बरसात, नागरिकों को सर्दियों में झोंकने की साजिश, खार्किव पोल्तावा में तबाही ही तबाही, 331 ड्रोन्स और 35 मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाया। खार्किव और पोल्तावा में गैस व पावर फैसिलिटीज तहस नहस कर दी गई। यूक्रेन की राज्य स्वामित्व वाली कंपनी नाफ्टोगाज ने इसे युद्ध का सबसे विनाशकारी हवाई हमला बताया। यूक्रेन के गैस प्लांट पर रूस का सबसे बड़ा हमला, हजारों घरों में बिजली गैस आपूर्ति ठप हो गई। 331 ड्रोन और 35 मिसाइलों से हमला किया गया। ऊर्जा सुविधाओं को नष्ट करने की कोशिश की गई। इस हमले से कई सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे सर्दी के मौसम में ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। चेर्निहिव में बिजली कटौती ने लाखों लोगों को अंधेरे में डुबो दिया, जबकि अस्पताल और स्कूल ठंड में ठिठुर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ठंड को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत अपराध हो सकता है। ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने रूस पर ठंड को हथियार बनाने का आरोप लगाया। पोल्तावा में गैस सुविधाएं ठप हो गई हैं और चेर्निहिव में बिजली कटौती ने आम लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। 2022 में कीव के पावर ग्रिड पर हमला हुआ। 2023 में ओडेसा में जोरदार अटैक देखने को मिला। 2024 में डोनेट्स्क के पावर सेंटर में धमाका हुआ। 2025 में पोल्तावा में रूस का बड़ा प्रहार देखने को मिला। इस हमले के बाद यूक्रेन ने भी पलटवार किया। रूसी तेल शोधन संयंत्रों पर ड्रोन हमले किए गए। इसी बीच सबसे बड़ी चिंता जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की है, जो कई दिनों से ग्रिड से कटा हुआ है और सिर्फ जनरेटर पर चल रहा है। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन से रूस पर हमले किए। रूस के ओर्स्क तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सीमा से लगभग 1400 किलोमीटर दूर ओसर्क रिफाइनरी ने एक साथ कई ड्रोन से निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन का ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक जंग बन चुकी है। सर्दी की ठंड में लाखों लोग जीवित रहने की जंग लड़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और आम नागरिक इस युद्ध की भारी कीमत चुका रहे हैं। यह समय है रूस और यूक्रेन शांति की राह अपनाए, क्योंकि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, हारता सिर्फ इंसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो देखा आपने कि रशिया ने किस तरीके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो रशिया पर आरोप लगा रहे हैं कि हर बार सर्दी का फायदा रशिया उठाता रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर धीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और देख रहे हैं सर आपकी किस तरीके से लगातार हमला रशिया यूक्रेन पर कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक सुखद खबर यह है कि हमास और इजराइल के बीच में कहीं ना कहीं सुलह होती हुई नजर आ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कई बार कोशिश कर चुके हैं, फिर भी रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई सुलह होती हुई या फिर कोई बात बनती हुई हमें नजर नहीं आ रही। उल्टा हम देख रहे हैं कि रशिया और ज्यादा हमलावर हो रहा है। आखिर क्यों? जी नमस्कार। देखिए, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वहां पे रसिया एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर खोजना चाहता है कि अमेरिका या तो मिडिल ईस्ट में या कहीं और पे एंगेज रहे, ताकि उसको चुपके से यूक्रेन में और डोनेट्स्क तक बढ़ने का चांस मिल जाए। अगर डोनेट्स्क तक अगर रसिया चला जाता है तो एक इंटरनेशनली जो है उसको एक लेवरेज मिल जाएगा यूक्रेन पर, क्योंकि वहां से पूरे यूक्रेन को कब्जा कर सकता है। पूरे यूक्रेन को, जैसे होता है ना कि पहाड़ी क्षेत्रों में बैठ के हमारी मैदानी क्षेत्र पूरा दिखते रहते हैं, तो इस तरह से वो रसिया की पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यही है कि वो किसी भी तरह से वहां डोनेट्स्क तक पहुंच जाए। और इसलिए वो चाहता है कि इंटरनेशनल एरेना में, जहां पर भी, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीकन यूनियन के देश हो, या कहीं पर भी, भारत पाकिस्तान में भी जो मसले हुए रहे थे, पाकिस्तान चाइना को एंगेज करना चाहता है अमेरिका किसी भी तरह से, ताकि कहीं से कहीं से लड़ाई के क्षेत्रों में वो आए, उसका लॉस हो, नुकसान हो। तो ये रसिया बहुत ही एक अच्छे ढंग से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे माहौल का तलाश कर रहा है, जबकि अमेरिका अन्य विश्व के देश दूसरे मसले में फंस रहे हैं और मैं चुपचाप यूक्रेन में कब्जा करता जाऊं। तो ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छी, देखिए वहां पे चीज क्या है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन में अगर आप देखे होंगे कि तो 1-2 हफ्ते के अंदर या 2 महीने के अंदर विश्व के कई देशों में सोशल मीडिया के थ्रू या तो सत्ता परिवर्तन कराया गया है, या वहां पे 2 लाख 4 लाख लोग इकट्ठा हुए, जैसे कि ब्रिटेन में इकट्ठा हुए, फ्रांस में इकट्ठा हुए, जर्मनी में इकट्ठा हुए। तो क्योंकि वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है, राष्ट्रीयता की फीलिंग आ रही है। वो वहां पे जो मुस्लिम चरमपंथी वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या, जैसे कि ब्रिटेन में जो अभी हुआ 5 लाख लोग सड़कों पे आ गए, क्योंकि वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि कुछ शहरों में वहां के मुस्लिम चाहते हैं कि वहां शरीयत लागू हो। तो अब उनकी जो अपनी संस्कृति और जो सभ्यता है और उनकी जो अपनी एक आइडेंटिटी, वो क्राइसिस में आ रही है। लेकिन इसी तरह से यूक्रेन में क्या है कि यूक्रेन में रसिया के साथ सिंपैथी है, क्योंकि यूक्रेन कभी रसिया का ही पार्ट था, और उसको कहीं न कहीं नाटो कब्जा करना चाहता है। और नाटो कब्जा करने के बाद क्या होता है कि अमेरिका को यूक्रेन के पास अगर आने को मिल जाता है, या यूरोपियन यूनियंस को, तो वो सीधे अटैक रसिया पे कर सकता है। इसलिए रसिया रिस्क नहीं ले सकता यूक्रेन को किसी को देने के लिए। बिल्कुल। तो धीरज कुमार जी, जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं और लगातार रशिया इस तरीके से यूक्रेन पर हमले किए जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि जब तक वो कब्जा नहीं करेगा तब तक रुकेगा भी नहीं, लेकिन ऐसे विश्व में शांति कैसे होगी? और इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे आग्रह है कि आप अपना स्क्रीन रोटेट कर लीजिए, फ्रेम ठीक नहीं आ रहा। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी स्क्रीन ठीक आ रहा है आपको? ठीक है सर। हाँ, देखिए यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि अगर मैकियावेली को हम रीड करें, अगर हम चाणक्य को रीड करें, तो यहाँ पे बाप बेटे का कत्ल किया जाता है। आप पूरा मुगल साम्राज्य का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो युद्ध में कुछ ये नहीं होता कि सर्दी का मौसम आ रहा है तो वहां पे अटैक न किया जाए, क्योंकि आप लोगों को हीटर नहीं मिल पाएंगे घरों में यूक्रेन, क्योंकि जाड़े का टाइम आ रहा है। नहीं, वहां पे एक ही टारगेट होता है कि हम किसी भी तरह से हमको जो है युद्ध क्षेत्र में जीतना है, और वहां पे उस मौके की तलाश की जाती है जबकि हम एक हार्ड अटैक कर सकें। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है कि विंटर है या क्या है, या तेज अटैक है या ज्यादा अटैक है या मानवता पर अटैक है, कोई नहीं। वहां पे एक टारगेट सेट है, जैसे इजराइल का टारगेट सेट है कि हमास को खत्म करना है। और अभी आपने जिक्र किया था कि अमेरिका ने हमास और इजराइल के बीच में कुछ समझौता कराया है, मैंने भी उसको रेड आउट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं कि मेरा जो अपना एज ए फॉरेन एक्सपर्ट जो नजरिया है कि ये 15, 20, 25 दिन के अंदर फिर से अटैक होगा, क्योंकि हमास जिसका कि उद्देश्य ही है पूरे दुनिया से जीव को मिटा देना, मतलब इजराइलीज को मिटा देना, वो मानेंगे नहीं, वो फिर से छोटा मोटा अटैक करेंगे, और इजराइल उसका कम से कम 20 टाइम्स ज्यादा बड़ा अटैक करेगा। तो इस जो समझौता हुआ है मुझे डाउट है तो कि ये चल पाएगा। और रही बात देखिए अमेरिका की, देखिए अमेरिका के जो ट्रंप साहब, उनको कई सेटबैक मिले हैं पिछले 5-6 महीना के अंदर। वो कनाडा में चाहते थे कि उनके पसंद का प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं बना। वो ऑस्ट्रेलिया में चाहते थे उनके पसंद का प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं बना। वो चाहते थे भारत पाकिस्तान में, हम 47 बार बोल चुके हैं कि भारत
को मैंने कहा और पाकिस्तान को कहा तो सीज फायर हुआ, लेकिन भारत मना करता रह गया। ये वो एक प्रकार से इंटरनेशनल बिरादरी में उनकी बेइज्जती है। बिल्कुल। तो वहां से उनको सेटबैक मिल रहा है। यूक्रेन का युद्ध, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध जो है रसिया के लिए एक प्रयोगशाला है। वो देखना चाहता है कि कितना ताकत है अमेरिका और नाटो के फौजों में, और अच्छी तरह से परख लिया है कि वो लोग आगे नहीं आएंगे। केवल अपनी आर्थिक स्थिति को देख के अपने हथियारों को बेचने के लिए यूक्रेन से इन्वॉल्व रहेंगे। यूक्रेन की कंडीशन वही कि जब तक उसके घर में दाना पानी है तब तक वो हथियार खरीदेगा, उसके बाद वो खुद सरेंडर करेगा, और इसको धीरे 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 इनकैश कर रहे हैं पुतिन जी। तो सब मिला जुला के यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि युद्ध में बड़ा युद्ध है या छोटा युद्ध है या उनको है। बस एक टारगेट है कि अपने भाई को फिर से मिलाना है। रसिया के लिए यूक्रेन उसका भाई है, छोटा भाई है, क्योंकि इसी नाटो, इसी यूरोपियन कंट्रीज ने साजिश के तहत 13 पार्ट करवा दिए थे यूएसएसआर के, उसमें से एक यूक्रेन भी है। बहुत सारे पार्ट रसिया से। धीरज कुमार जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमास का यही है कि यहूदियों को खत्म कर देना है, और ऐसे ही आप जैसे बता रहे कि यहाँ पर भी भारत के भी कई ऐसे शांतिप्रिय समुदाय हैं, मुसलमान हैं, और अन्य देशों में भी ऐसे लोग हैं जो बाकी के धर्मों को काफिर बताते हैं, और आप बता रहे कि उनका टारगेट प्लान है कि यहूदियों को खत्म करना है। अगर इस तरीके से एक एक करके यहूदी काफिर बताते हुए लोगों को मारा जाएगा, नरसंहार किया जाएगा, तो आखिर दुनिया किस ओर जाएगी? हम लगातार टेक्नोलॉजी में खुद को बढ़ा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को एडवांस कर रहे हैं, लेकिन ये तो दूसरे के जीवन पे खतरा मंडरा रहा है। जी सुचित्रा, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, धर्म धारण करने के लिए होता है, और धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। मैं खुद एक हिंदू धर्म में हूं, और मुझे पता है कि मैं एक एक चीज आज तक मैंने अपने जो संशोधन जो भी रिसर्च किए हैं, मैंने हिंदू धर्म में एक भी ऐसी चीज नहीं पाई जो साइंस से ऊपर नहीं हो। मैं खुद अब मैं बता रहा हूं कि अब मैं क्या बताऊं, आपने मुझे पहले भी देखा होगा, मैंने 20 किलो वेट कम किया है, बिकॉज सावन का व्रत रखा, फिर नवरात्र का व्रत रखा, फिर मैंने अभी पितृपक्ष का व्रत रखा, और मैंने अपनी बॉडी को एक डिटॉक्स किया। तो ये धर्म धारण करने की चीज होती है, और यहाँ पे कहीं न कहीं आपके जो धर्म गुरु होते हैं, या आपका जो ओवरऑल जो एक धर्म में प्रचार करने का तरीका होता है, वो जब एक दूसरे की तरफ जब जहर फैलाता है तो यही धर्म विष बन जाता है। इसी को कार्ल मार्क्स ने धर्म ओपियम है। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे इसको एक हथियार के रूप में पूरी दुनिया यूज कर रही है धर्म को। और यहाँ पे हमास या ईरान या कोई भी तब तक नहीं जीतेगा जब तक कि वो इजरायलीज के खिलाफ, या पाकिस्तान तभी तक नहीं जीतेगा जब तक जो भारत के खिलाफ मुस्लिम आतंकवाद को यूज करेगा। अगर एक देश के रूप में लड़ेगा तो शायद सफल हो भी जाए, लेकिन अगर धर्म के रूप में लड़ेगा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप धर्म का नाम लाएंगे बीच में, दूसरे धर्म के लोगों में कम से कम 60 से 70% ऐसे लोग होंगे जो उनका खून खौल जाएगा, फिर वो बदला लेने के लिए तैयार होंगे। तो ये लड़ाइयां ऐसी चलती रहेंगी। तो धर्म तो मैं यही कहूंगा कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसको एकदम बिल्कुल पोलाइट ढंग से एक्सेप्ट किया जाए, उनके चीजों को फॉलो किया जाए। वो जीवन को सुधारने के लिए होते हैं, आपके कहीं भी परिवार में या चाहे समाज में। बिल्कुल, धर्म, धीरज कुमार जी, धर्म तो आचरण का नाम है। हम जो आचरण अपनाते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें चलती है, बहुत सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन जिस तरीके से लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, पिछले दिनों हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में घुसकर मॉस्को में एक बैठक की, और उसके बाद बात थी कि जेलेंस्की के साथ बैठक होगी और शायद ये युद्ध रुक जाए। लेकिन ये हमला और ज्यादा तेज हो गया है, और इस बीच में कितने लोगों की जान चली गई है, शायद जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उससे कई गुना ज्यादा लोगों की जान इस बीच चली गई है। लेकिन इसका अंत कब होगा, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जेलेंस्की के साथ रहकर, राष्ट्रपति जेलेंस्की के होने के बाद से कई वर्षों से ये युद्ध चला रहा है, क्या वहां के लोगों के मन में राष्ट्रपति को लेकर असंतोष नहीं है कि वो बात नहीं मान रहे, या फिर जानबूझकर ऐसे हमले हो रहे हैं और वो युद्ध खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहे? देखिए, दुनिया में दो तरह के राज शासन होते हैं। जैसे लोकतंत्र है, जैसे भारत में एक लोकप्रिय लोकतंत्र है। भारत में मैंने अभी तक जो अपना इतिहास देखा है, भारत में जो मैंने संभाला है अपना, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा एक विचार नहीं रहा है भारत के अंदर कि वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं पब्लिक में कि कोई समाजवादी पार्टी, कोई कांग्रेस से, लेकिन ओवरऑल किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बारे में भारत में एक ऐसा माहौल नहीं पैदा हुआ कि वो देश को बेच देना चाहता है या लूट लेना चाहता है, या हम विदेशियों से मिल गया, ऐसा नहीं रहा है। ऐसी तरह से यूक्रेन में क्या हो रहा है कि यूक्रेन रशिया में पुतिन को बहुत ही अच्छा समर्थन प्राप्त है, इसलिए कि वो एक डेमोक्रेसी तो वहां पे है, लेकिन ऑटोनॉमी डेमोक्रेसी है, मतलब वहां पे पुतिन को लोग चाहते हैं। और जिस तरह से अब हम चाइना की लाख बुराई करें, देखिए अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमको सीखना भी चाहिए कि हमको किस तरह से ऐसे अपने अंदर R&D करना है, ऐसी चीजें करनी जिससे कि हम अमेरिका को अपने रास्ते पे ला दें। चाइना ने ऐसा किया है अभी रेयर अर्थ के मामले में, अमेरिका को टेबल पे लाया है। तो भारत को, और इसी तरह से पुतिन ने, जब बिडेन वहां के राष्ट्रपति थे और उसके पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, तो पुतिन ने अंटार्कटिका में जितने भी रिसर्च के सेंटर्स हैं बना लिए, चुपचाप बना लिए। जब बिडेन को पता चला
तो वो बिल्कुल ही रसिया के खिलाफ अपनी पॉलिसी बदल दिए। तो पुतिन ने रसिया को बहुत कुछ दिया है, और यहां तक दिया है कि 13 पार्ट में बंटने के बाद वही यूएसएसआर, सोवियत रूस, आज इस कंडीशन में है कि पूरे यूरोप को, पूरे नाटो को, पूरे अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और फ्रांस से टक्कर दे रहा है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में पुतिन के लिए एक प्रेम है, एक उनके लिए जो है, क्योंकि उन्होंने कोई पाबंदी वहां के लोगों पर नहीं रखी है, बिल्कुल वो बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि दुनिया की 5 बड़ी व्यवस्थाओं में से रसिया की व्यवस्था आ गई है। इस युद्ध के बाद लोग सोच रहे थे कि रसिया बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फास्टेस्ट इकोनॉमी जो हो रही है दुनिया में, उसमें से चौथा 5वां नंबर इसमें रसिया का है। मतलब उस युद्ध से रसिया को फायदा हुआ है। तो रसिया में बिल्कुल ही पुतिन के खिलाफ होने, हाँ यूक्रेन में जरूर जरा जेलेंस्की के खिलाफ है, क्योंकि जेलेंस्की, वहां के लोग नहीं चाहते कि नाटो और यूएस से अमेरिका से वो संबंध रखें, लेकिन पॉलिटिकल अपनी एक उद्देश्य होते हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की भी उस मोह माया में फंसे हुए हैं। उनको पता है कि अगर मैं नाटो और अमेरिका से अगर नाता तोड़ता हूं तो शायद मेरी जान पे खतरा हो सकता है। तो सब मिला जुला के एक पॉजिटिव वाइब्स है रसिया के अंदर, और वो चाहेंगे कि वो तब तक युद्ध क्षेत्र में जाते थे निर्णायक भूमिका में ना आ जाएं। जी सुचित्रा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप विस्तार से बता रहे कि निर्णायक भूमिका यहाँ पर जरूरी है, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में इस वक्त उठ रहा है कि हमने देखा जब इजराइल और हमास के बीच में गाजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा था, तो फिलिस्तीनियों के समर्थन में कई देशों में इसको लेकर आवाज उठी, विद्रोह हुआ। लेकिन यूक्रेन पर जब रशिया जो बार बार आक्रमण कर रहा है, और इस बार तो भारी तबाही भी देखी है, 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, उसके बाद 35 से ज्यादा मिसाइलें दागी, पर इसको लेकर कहीं पर ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा कि रशिया को सारी चीजें बंद करनी चाहिए, इमीडिएट बंद कीजिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ हो रहा है। अब देखिए, विश्व में 2 धुरी थी कभी भी। जब कोल्ड वार से पहले 2 धुरी थी, ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर को लीड करता था अमेरिका, वेस्टर्न सेक्टर को लीड करता था उस समय का यूएसएसआर। तो रसिया के जैसे कि अगर मैं डाटा पे जाऊं तो इंडिया में 80% लोग रसिया को पसंद करते हैं। 80% लोगों के जहन में चीज है कि रसिया बहुत अच्छा देश है और हमारे लिए हमेशा हेल्प किया है। इसी तरह रसिया ने जिनके साथ दोस्ती की है उनके साथ उसके एक अच्छे वाइब्स हैं, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रसिया जो कर रहा है, वहां के लोगों को एक चीज पता है कि रसिया गलत नहीं कर रहा है। रसिया यूक्रेन उसका अपना पार्ट है, और ये युद्ध 2014 से चल रहा है। सोचने की बात है कि ये नहीं कि 2023 से चल रहा है, 22 से, 2014 से चल रहा है, जब पहली बार नाटो की फौज। भाई जरूरत क्या है, रसिया का बगल में यूक्रेन है, लेकिन नाटो की एक पहले से साजिश रही है कि वो जो भी देश उसके दुश्मन है, उसके आसपास के देशों को हथियार देके, पैसा देके उनको अपने पक्ष में करो, फिर वहां पे अपने बेस बना लो, और जब मिलिट्री बेस बना लोगे तो उस सामने वाले देश पे खतरा हो जाएगा। जैसे अभी क्या हुआ था, जब भारत पाकिस्तान में सिंदूर चल रहा था, उसमें टर्की उसके अंदर आ गया। टर्की नाटो का सदस्य है। तो नाटो, अमेरिका हमेशा चाहता है कि जहां भी दुनिया में कोई युद्ध हो वहां पे चुपचाप अपने आप को उसके अंदर, बोलते हैं ना, अपने आप लोकल भाषा घुसेड़ दो किसी तरह से। टर्की को लाया। अगर टर्की पे भारत अटैक करता है तो मतलब नाटो पे अटैक करता है। जब नाटो पे अटैक करेगा तो नाटो भारत को जो है रिएक्ट करेगा तो होगा क्या कि हथियार बिकेंगे। हथियार किसके बिकेंगे? अमेरिका के बिकेंगे। जैसे अभी अमेरिका ने बोला है ना कि सभी लोग अपना 5-5% जीडीपी हथियार खरीदने के लिए रखो, यूरोपियन एजेंट को। और ये भी बोला है कि नाटो अपना हथियार हमसे खरीदे और खरीदने के बाद यूक्रेन को दे। मतलब किसी भी तरह से ये वार इकोनॉमी है, और इसमें क्या होता है कि अमेरिका को बिजनेस में फायदा होना चाहिए, और अमेरिका की इकोनॉमी को वार इकोनॉमी बोलते हैं। अगर दुनिया में कहीं वार नहीं होगा तो अमेरिका की इकोनॉमी ठप हो जाती है। तो धीरज कुमार जी, इसी बीच अमेरिका में वित्तीय संकट भी देखने को मिला। अभी तक वो पास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई सरकारी कामकाज जो इस वक्त ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से ये हथियार बेचने की जो स्ट्रैटेजी है ट्रंप बना रहे हैं? देखिए, अमेरिका में क्या है कि कुछ चीजें, जैसे कि अभी इस क्वार्टरली जो रिपोर्ट आई है, 13 जो मार्केट्स में जो वस्तुएं हैं, 13 सेक्टर्स होते हैं, उसमें से 9 सेक्टर में उछाल आया है अमेरिका में। कस्टम ड्यूटी अमेरिका ने इतिहास में सबसे ज्यादा इकट्ठा किया है इस बार, इस टैरिफ की वजह से। तो हम जो भी अमेरिका के बारे में सोचें, लेकिन अमेरिका में भी एक थिंक टैंक बैठा हुआ है कि वो हर चीज करने से पहले वहां पे होमवर्क हो रहा है, बिल्कुल उनके व्हाइट हाउस में बैठ के। उस होमवर्क के बाद ही वो मार्केट में आती हैं। तो अमेरिका में मैं जो देख पा रहा हूं कि उनका जो किट्टी है वो बढ़ा है, और मार्केट भी उनका बढ़ा है, और वहां पे कोई ऐसी असमंजस की स्थिति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन सब चीजों पे टैरिफ बढ़ाया गया है, वहां पे लगता था कि वो महंगी हो जाएंगी, महंगी होने की वजह से अमेरिका में लोग नहीं यूज करेंगे उसको, या कम खरीदेंगे। लेकिन उछाल आया है, क्योंकि 13 सेक्टर में से 9 सेक्टर में उछाल आया अमेरिका में। तो अमेरिका में ट्रंप एक बिजनेसमैन है,
और बिजनेसमैन है ट्रंप जी, तो स्वाभाविक है कि हर चीज को पहले अपने पास जो टीम बैठी है उसको वेटिंग के लिए देते होंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे हम अगर पानी में पत्थर मारते हैं तो देखते हैं कि उसमें रिपल कैसे आते हैं, रिपल आने के बाद हम डिसीजन लेंगे। तो ट्रंप भी ऐसा करते हैं, और मैं समझता हूं कि अमेरिका की इकोनॉमी अब पहले से सुधर रही है, क्योंकि इधर से जब तक वो युद्ध में था तालिबान में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, तब तक उसके पैसे बहुत खर्च हो रहे थे। उसने सारे युद्ध बंद कर दिए हैं। अब वो किसी तरह से चाहता है कि चाइना को युद्ध में कहीं से एंगेज किया जाए, ताकि क्योंकि उसका टारगेट ही चाइना है। इस समय दुनिया में चाइना एक टारगेट है, दूसरा यह है कि हम अपने अमेरिका का जो प्रभुत्व खो दिए थे छोटे छोटे देशों में, उसको कैसे मैं गेन करूं। तो उसी की राह पे चल रहा, उसमें कोई किसी को पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा, किसी पर नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि चाइना को युद्ध में भिड़वाकर खर्चा उसका करवाए, उसको बिजी कर दे, और बाकी की जो तमाम चीजें हैं वो अमेरिका को वो देना शुरू कर दे ट्रंप। जाहिर है, ये तो हम सारी चीजों को समझ ही रहे हैं। ट्रंप एक अच्छी कूटनीति के साथ अपना जो कार्यकाल है वो पूरा कर रहे हैं। इस बीच में आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से फॉरेन एक्सपर्ट रहे हैं, आप जरा मुझे ये समझाइए, और दर्शक जो जुड़े हुए हैं, आखिर इसका अंत क्या है? अगर अंत नहीं है तो ये कहां जाकर रुकेगा? और ये जो अब युद्ध, मानवता पर हमला बताया जा रहा है, इसको लेकर कब दुनिया एकजुट होगी? और यूक्रेन को जिस तरीके से बार बार रशिया निशाना बना रहा है, इसको लेकर आगे जाके क्या जवाबदेही किसकी तय होगी? इतने जो मौतें हुई हैं, इन तमाम चीजों को लेकर क्या होने वाला है इन फ्यूचर? देखिए, पुतिन का कई बार विश्लेषण आ चुका है, उनका वक्तव्य आगे आ चुका है कि जब तक नाटो अपना क्लेम नहीं छोड़ देगा यूक्रेन पे, मैं नहीं छोड़ूंगा। कई बार आ चुका है उनका। और रही बात, देखिए, आप गलत चीजों से भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स नहीं इकट्ठा कर सकते। पीपल इज ए पॉजिटिव वर्ड, क्राउड इज ए नेगेटिव वर्ड। तो पीपल्स समझदार लोगों का होता है, जिनके जहन में पॉजिटिव वाइब्स चलती हैं। तो यहाँ पे इस रसिया को कोई इसलिए नहीं बोलेगा कि आप युद्ध को छोड़ो, क्योंकि वहां पे क्राउड नहीं है। वो समझ रहा है कि वहां पे जो जो बोलते हैं ना, कुचेष्टा है जो नाटो की, अमेरिका की यूक्रेन के ऊपर, वो निगेटिव है। और इसलिए अंदर अंदर, भले ही बाहर से कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन अंदर अंदर रसिया की कोई बुराई नहीं करता, एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन की। क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाहता है किसी तरह से नाटो आ जाए, ताकि यूरोपियन यूनियन और रसिया के बीच में अगर यूक्रेन आ जाता है तो एक बफर जोन बन जाएगा। क्योंकि चाइना का सीधे टक्कर जो है यूरोपियन यूनियन से है। इसलिए बार बार अमेरिका के जो है राष्ट्रपति ये बार बार बोल रहे हैं कि हम सुरक्षा तो देना चाहते हैं यूक्रेन को, लेकिन वो सुरक्षा गारंटी यूरोप ले। तो मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक नाटो अपना वहां पर समर्थन यूक्रेन के साथ नहीं छोड़ेगा, तब तक रशिया यूक्रेन को नहीं छोड़ने वाला है। हालांकि अब ये क्या निर्णायक स्थिति होगी, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। धीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो देखिए दर्शकों, लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच जिस तरीके से युद्ध संघर्ष चल रहा है, रशिया और भी ज्यादा हमलावर हो गया है। निर्णायक स्थिति अभी भी लोग मांग कर रहे हैं कि अब तो जाकर रुके, क्योंकि अब ये मानवता के खिलाफ हो रहा है। लेकिन रशिया आगे क्या फैसले लेगा, इसको लेकर जो भी होगा हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।